इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ट्रस्ट दिया लोगों को कि आइए पाकिस्तान के अंदर आप आके इन्वेस्ट कीजिए। जो आपका अप्रूवल का प्रोसेस जो होता है, जिसके ज़रिए किसी भी प्रोजेक्ट ने मंजूर होना है, उसका टाइम पीरियड हम कम करते हैं। जो इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है, जो पाकिस्तान में आता है, लेकिन उसको यहाँ ऑफिस टू ऑफिस इतनी मुश्किलात आती हैं कि वो बेचारा भाग के फिर वापस चला जाता है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो ये था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए, हमारी ग्रोथ कितनी होगी, 10% ग्रोथ होएगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी, किस किस सेक्टर में होगी, किस तरह से हमने करना है, क्या वे फॉरवर्ड होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाए कि जिसकी बिनाद पे ऊपर आने वाले वक्त के अंदर हम कह सकें कि हमारी जो पिछले साल तक जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 32 अरब डॉलर की थी, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट थी, जो कि पिछली गवर्नमेंट के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 18.5 अरब डॉलर थी। हमारा जो फर्स्ट फेज़ में टारगेट था वो था कि हम इसके लिए इसको 42 बिलियन डॉलर तक अपने टर्नओवर के अंदर लेकर जाएं। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिसी देती है, सूबे उस पॉलिसी को टो करते हैं, उसके मुताबिक नीचे ऐसा सिस्टम बनाया जाता है ताकि लोगों को काम तो करना है सूबों ने। हमने आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के बाद हमारी कोशिश रही कि हम मैक्सिमम जो हैं ऐसे इंसेंटिव दें इंडस्ट्रीज को कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। उस मकसद के लिए हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो स्टेटस देने का मकसद ये होता है ताकि जो इन्वेस्टर है उसको हम इंसेंटिव दे सकें। इन्वेस्टर को जो हम इंसेंटिव देते हैं वो ये होता है, सबसे पहला कि 10 साल की इनकम टैक्स का हॉलीडे दिया जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। जब वो कारोबार अपना शुरू करेगा तो उसको 10 साल की छूट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो भी सरमाया लगा रहा है वो मैक्सिमम उससे गेन, वेल्थ क्रिएशन होगी तो फिर आगे मजीद इंडस्ट्री लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो प्लांट एंड मशीनरी वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर ज़ीरो ड्यूटी होगी, यानी कि कोई टैक्स नहीं होगा। ये 2 बहुत बड़े इंसेंटिव थे। तीसरी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वो सहूलतें मुहैया करना कि जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टर तेज़ी के साथ इन्वेस्ट कर ले। तो वो वन विंडो ऑपरेशन का क़याम था कि वन विंडो ऑपरेशन का क़याम किया जाए। अब हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने रहीम यार खान, भलवाल, विहाड़ी, कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क, शेखुपुरा, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि CPEC का हिस्सा है वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। उसके अलावा फैसलाबाद के अंदर 2 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि फैसलाबाद के अंदर 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो हैं। साउथ के अंदर आपने देख लिया। बाकी जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो बहावलपुर है, वहाँ पे दोस्तों की डिमांड है कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दिया जाए। बहावलपुर के अंदर भी आखिरी मराहल में हम हैं। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने देना था। और जितनी तेज़ी के साथ 2 साल स्टार्ट के 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टेटस दिए गए, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी दिए गए हों। इसके अलावा रशिया की और धाबाजी, रशिया की जो है वो KPK के अंदर है, धाबाजी जो है वो सिंध के अंदर है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और GB के अंदर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने अपनी अपनी जगह पर बनाए हैं। क्योंकि फोकस मेरा पंजाब के ऊपर मैं रखूंगा। वो ओवरऑल एक मैंने पिक्चर दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या चाहती थी। फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आप ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर लोगों का कॉन्फिडेंस आए। अब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या थी? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, वो भी इसी के नीचे है। अब वहां पर जो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के जो चीज़ें की वो क्या थी? नंबर 1 कि फर्स्ट 20 आइटम्स जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं और फर्स्ट 20 आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट हमने किस तरह से लेकर आना है ताकि डिपेंडेंसी जो है वो बाहर के मुल्कों पे कम से कम की जा सके
और इंपोर्ट का मुतबादल अपने सूबे के अंदर किया जा सके। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आपका ये जो सिरेमिक्स है, ये टाइल्स हैं, पंजाब के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी है वाली। 80% टाइल्स आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी जो है वो बाहर के मुल्कों से कम होके हम खुद अब बना रहे हैं और इस काबिल हो गए हैं कि हम इन टाइल्स को बाहर भी एक्सपोर्ट करें, और की भी जा रही हैं। उसमें टाइम सिरेमिक्स भी हैं, उसमें ओरियल भी है, उसमें ओरिएंट भी है, उसमें गनी भी है, उसमें हायर वाले भी आ रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार दूसरे प्लेयर्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए। तो ये वो विजन था जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का विजन था कि आपने जो इंपोर्ट चीजें कर रहे हो उस 20 आइटम्स जो मैक्सिमम जिससे आपके डॉलर फ्लाई करके बाहर जाते हैं उनको रोकें। उसका मुतबादल फिर किया गया। इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सिर्फ ये नहीं है, आपका फ्लोटिंग ग्लास है जो बाहर से आप मंगवाते थे, उस इंडस्ट्री को भी ज़्यादा किया गया। आपके स्टील के हवाले से भी फैसलाबाद के अंदर जो वहाँ पर मिल लगी, मेडिसिन के हवाले से वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई। इसी तरह मोबाइल फ़ोन, ओप्पो, सैमसंग तो खैर कराची में आ गया, ओप्पो इधर आ गया। एक और ब्रांड है वो भी यहाँ पर लाहौर में है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से मुराद उसकी असेंबलिंग यहाँ पर भी हो रही है। बट उनके साथ ये था कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसकी कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपने पाकिस्तान के अंदर करनी है। तो वो फेज वाइज है कि पहले साल ये होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल ये भी था। तो ये तमाम चीजें की गई। फिर दूसरी आपकी गाड़ियों की इंडस्ट्री, गाड़ियों के बेशुमार ब्रांड जो हैं वो आपके पास इसी दौर के अंदर आए। इसी वजह से हम कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड थी कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले इतनी ग्रोथ का वो लेवल नहीं रहा जो कि हमारे दौर के अंदर रहा। 10.9% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर होने जा रही थी। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमत ने ऐसी पॉलिसी दी, एक तो आपकी इंडस्ट्री वहाँ पर लगे, सेकंड गवर्नमेंट ने इस तरह के आसान शराइत के ऊपर कर्जे दिए जो कि 3-4% के ऊपर था कि जिससे आपका पैसा जो है वो मैक्सिमम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जैसे ये रजीम चेंज हुई है तो हर चीज़ टॉपल हो गई है। सिर्फ गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई, आपकी इकोनॉमी भी टॉपल हो गई है। आपकी हर चीज़ जहाँ से शुरू की थी उससे भी माइनस नेगेटिव लिस्ट में चली गई। कोविड आया, हमें कहा गया कि आपकी शरह नमू जो जिसे ग्रोथ आप कहते हैं वो आपकी माइनस में होगी। और जब हम छोड़ रहे थे या हम उस वक्त गवर्नमेंट टॉपल हो रही थी तो उस वक्त तकरीबन 6%, 5.96% के ऊपर हम ग्रोथ हमारी हो रही थी जीडीपी की। ये कौमी दौलत में इजाफा होना, आमदनी में इजाफा होना, ये एक निशानी होती है आपकी प्रोग्रेस की। तो अब आप देख लें कि शायद 1% से भी शायद नीचे की तरफ चला जाए, और जहाँ पे डॉलर था, जहाँ पे महंगाई है, जहाँ पे चली गई है वगैरह वगैरह, ये उस गवर्नमेंट को जो टॉपल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद इस तरह के मैं समझता हूँ कि वो सारे मामला जो हैं वो शुरू हुए हैं। अगर इंडस्ट्री लग रही है तो फिर उसके साथ ये भी है कि वहाँ से लेबर कैसे आएगी, बिस्किल जो लोग हैं वो किस तरह से इंडस्ट्री है। तो इसके लिए हमने अपने टेवटा के अंदर जो टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर हमने हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जो हर साल हम वहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 85,000-90,000 के दरमियान हम वहाँ से उनको निकालते थे। वो बाहर आते थे अपने सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री लेकर, अपने डिप्लोमास लेकर। हमने एक फिगर तय की कि जितनी तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उतनी तेज़ी के साथ पीछे से मैन पावर जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी, हमें स्किल लेबर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमने 2,33,000 लोगों की इनरोलमेंट करके उनको एजुकेशन देना शुरू की, यानी कि 85-90 हज़ार से हम आगे की तरफ चले गए 2,33,000 के ऊपर, जो कि हमारा टारगेट ये था कि हमने हर आने वाले साल में इसमें तकरीबन
20 से 25% इजाफा करना है, ताकि मैक्सिमम जो लेबर है वो प्रोवाइड की जा सके टेक्निकल इंडस्ट्री को भी, अदरवाइज भी। जब पूरी दुनिया ने आपको ऑर्डर देने शुरू किए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी, तो फिर एक वक्त आया जी हमारे पास लेबर नहीं है। फिर हमने उनके साथ मिलकर कोर्सेज को डिजाइन किया। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, हम उनको ट्रेन करते हैं, आपके साथ बैठकर हम उसको पे कोर्स बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और आपके हवाले कर देते हैं, सो डैट कि आप इंडस्ट्री को भी मैक्सिमम जो है वो फीड कर सकें। सो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी हमने काम किया। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, देखिए पूरी दुनिया जो है वो टाइम ही अब टेक्नोलॉजी का है, और एक कमरे में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही होती जितना कि एक कमरे में बैठ के 10 लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के जरिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जरिए उतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी कहते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि इस वक्त की जरूरत थी। उन्होंने बनाया और फिर हमने ये किया कि हमने कहा कि हम भी पंजाब के अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, आपने वो बनाए हैं, लेकिन हम पंजाब के अंदर भी इसको लेकर चलेंगे। सो डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर ये डिसाइड किया गया, उस वक्त मैंने किया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हर डिवीजन के ऊपर हम एक बनाएंगे कि वहाँ पर बच्चे एजुकेशन भी लेंगे, सारे मामला भी होंगे, फिर वहाँ पर उसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट भी होगी, फिर वो बैठ के उन ऑफिस के अंदर जो भी है वो सारा सिलसिला, पूरा एक इकोसिस्टम था। बहरहाल क्योंकि दरमियान में फिर गैप आ गया और फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लेने जाते हैं, और इमरान खान साहब के वक्त में हमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे वो तो ऐसे मिले हैं कि आप वहाँ पर गए हैं, आपने प्रेजेंटेशन दी है, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं और वो अप्रूवल हो गई है, और साथ हमारा शुक्रिया अदा किया गया कि आपने फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो वजन कम किया है कि आप ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं ताकि लोगों के लिए रोजगार हो। तो आप जितनी जल्दी बनाकर लेकर आएंगे उतनी जल्दी हम इसकी अप्रूवल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पास करवाने के लिए हमें पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन उस दौर के अंदर हमें ये फैसिलिटी दी गई और हमें एप्रिशिएशन भी दी गई कि आप लोग जो हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो पंजाब के अंदर स्पेशली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बड़ी इंडस्ट्री के हवाले से बताया। अब छोटी इंडस्ट्री भी जो है जिसे हम पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कहते हैं, वो भी इसका पार्ट है। जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री है उसके अंदर छोटे प्लॉट्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जायज़ा रिपोर्ट देता हूँ कि 24 स्मॉल इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर मौजूद है, 24 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब मैंने चार्ज लिया, मैंने उनको निकाला, मैंने कहा बताएं कि इसको कितने % कॉलोनाइजेशन है, कितने % लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। पता ये चल रहा था 15%। बने हुए कितना अरसा हो गया, 20 साल। यहाँ पर छोटी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, 10 मरले में भी लगती है, 1 कनाल में भी लगती है, मैक्सिमम 4 कनाल पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर उनको देती है। कुछ सेल्फ फाइनेंस पे हैं, कुछ हमने खुद बनाई है। तरीकाकार ये निकाला गया बोर्ड की मीटिंग बुला के, तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे, सबको 1 टाइम एग्जेम्पशन देंगे कि जो बंदा फैक्ट्री लगाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं फैक्ट्री लगा लूँ, उसको 1 टाइम एग्जेम्पशन दे दें। आप जुर्माना ना करें, सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। आप उसका प्लॉट जो है लिटिगेशन में उसे कहें आ जाएं, हमारे साथ बैठ के तय कर ले कि विद इन 6 मंथ वो अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करेगा, उसको ख़त्म करेगा, बना लेगा वगैरह वगैरह। खैर ये एक्सरसाइज लंबी चौड़ी थी, एक्सरसाइज कर ली गई। 3.5 साल बाद 1450 नई फैक्ट्री आपकी लगी छोटी। 1450 लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, लोग इन्वेस्टमेंट करके आउट ऑफ बॉक्स पैसा उसमें रख लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो सबको वापस लेकर आए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जब एक फैक्ट्री बनती है, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी चलती है, ब्रिक्स भी चलती है, स्टील भी चलती है, लेबर भी आती है, सारा कुछ होता है, टाइल्स वाली भी चलती है, हर चीज़ चलती है, हर फैक्ट्री पीछे चलती है। तो हमने 1450 नई छोटे यूनिट जो हैं वो हमने पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, जिन इंडस्ट्रियल स्टेट की कोलोनाइजेशन 20% थी, 30% थी,
वो 70, 80, 85, 90% पे चली गई। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसी तरह हमने दूसरों भी किया हुआ है। जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, बेसिकली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नीचे एक इंडस्ट्रियल स्टेट कंपनी है, इसी तरह फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है। तो वो दो अलहदा कंपनियां हैं, ये अलहदा है। वो पूरे पंजाब को एक डील करती है, एक सिर्फ फैसलाबाद को डील करती है। एक एंकर पर्सन है, एक निजी चैनल पे करते, मैं उनको लेके गया। मैंने कहा आप आइए, आप हर यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री लगी है सबके पास जाएं और सबसे पूछें कि इमरान खान के दौर के अंदर आपको क्या सहूलतें मिली हैं, कितनी जल्दी आपने फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगाई हैं और इस इंडस्ट्रियल स्टेट के फ़ायदे क्या। मैं उनको लेके गया, एक्सीलेंट प्रोग्राम। आल्दो के वो बड़े क्रिटिक हैं उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के, अब भी हैं, बट जब उन्होंने प्रोग्राम किया तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्री के हवाले से जो है यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। सो स्मॉल इंडस्ट्री में एक और फैक्टर आता है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ अपना कारोबार करनी चाहते हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है, उनके पास आइडियाज़ हैं, तो उनका क्या किया जाए। इस मकसद के लिए हमने 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का जो है वो लोनिंग स्कीम शुरू की विद द हेल्प ऑफ BOP, बैंक ऑफ पंजाब के साथ। ये सुनने वाली बात है कि हमने वो स्कीम 4% ऑपरेशनल कॉस्ट पे शुरू की। बाकी जो इसकी ऑपरेशन जो कॉस्ट बनती है, जैसे आज 16.5% पे आपका मार्कर रेट आया हुआ है, 4% आपने लोन लिया, आप 4% पे वापस करेंगे, 12.5% गवर्नमेंट उसको देगी, गवर्नमेंट बैंक को देगी, हम उसको अदा करेंगे। और एक तरीकाकार बना दिया गया कि ख़वातीन ने भी और मर्दों ने भी जो लोनिंग लेनी है, जब बैंक के पास जाएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे पास इधर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के पास आती है, हम इसको वेट करते हैं, उनके पास भेज देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में कर्जे भी पहली बारी हमने दिए गए। इनकी तादाद भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 अरब रुपए के करीब अप्रूवल है, 3 अरब से ज़्यादा की डिस्पर्समेंट हो चुकी है, डिस्पर्स कर दिए गए और इसी रेट पे किए गए। बेसिकली 3% और 4%। ख़वातीन के लिए 1% कम रखा गया था उसकी ऑपरेशनल कास्ट, और मर्दों के लिए 1% ज़्यादा था, ताकि ख़वातीन मैक्सिमम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इंडस्ट्री के अंदर आ सके। ख़वातीनों हजरात ने इससे फ़ायदा भी उठाया और ये स्कीम इज स्टिल देयर। एक्वा बिजनेस पार्क, पाकिस्तान में पहला एक्वा बिजनेस पार्क चूनिया के अंदर वो हमारे दौर में बन रहा है कि हमने उसको फिशिंग के हवाले से और जो भी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं कि उसको हमने किस तरह से करना है। तो चूनिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लैंड पहले से पिछली गवर्नमेंट ने ली थी लेकिन किसी और पर्पज़ के लिए ली थी, वो ज़ाया हो जाना था, फिर उसको कंसल्टेंट को बैठा के तो सोचा गया कि क्या किया जाए। फिर उस पर यह निकला कि यहाँ पे एक्वा पार्क, क्योंकि इसका जो साल्ट इसके नीचे पानी है 2-3 फुट के ऊपर, तो उसको वो फिशिंग के लिए और दूसरे मामलात के लिए, एक्वा के लिए, तो उसको तो हमने वहाँ पर भी चूनिया में फर्स्ट एक्वा पार्क वहाँ पर बनाया। सियालकोट में सर्जिकल सिटी, पहली बारी हमने वहाँ पर इसके लिए फ़ंड तकरीबन 2.25 अरब रुपया रखा है सर्जिकल सिटी के लिए। पूरी दुनिया में सर्जिकल जो ऑपरेटर्स है और इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान से जाते हैं, तो हमने ये सोचा कि इसको सर्जिकल सिटी को बाकायदा तौर पर बनाया जाए। एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका पार्ट बनाया गया और हमने कहा कि यहाँ पर इनको सहूलतें दी जाएँ। उनकी टेस्टिंग लेबॉरेटरी, एक इक्विपमेंट बनाते हैं, उसकी लैब करवाने के लिए जर्मनी भेजना पड़ता है। तो मैंने कहा वाई नॉट कि इसको हम इस लैब को खुद क्यों ना बना लें। तो इस लैब को इधर बनाने के लिए उनको फंड भी दिए गए और जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक टेक्निकल बोर्ड बना दिया गया, कमेटी बना दी गई कि आप इसको देखें और आप इसको ड्राइव करें ताकि ये बेहतर अंदाज में हो सके। सियालकोट के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, उसके लिए भी जगह देख ली गई है, सर्वे उस पर मुकम्मल हो चुका है और वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट उन्हें चाहिए, वो भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। कसूर लेदर सिटी के हवाले से उनका बड़ा कसूर भी, क्योंकि टैनरी के हवाले से बड़ा पोटेंशियल वाला एरिया है, तो वहाँ पे उन्हें कोई मिसिंग फैसिलिटी उनकी आ रही है। वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव मैंने रिपोर्ट उसके ऊपर कंडक्ट करवाई है और उसको दोबारा नए सिरे से हम रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। गुजरात के अंदर भी हम इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बना रहे हैं। बेसिकली मेरा प्लान ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए
उनको सहूलतें भी दें, ताकि एक लेबर जो शिफ्ट होती है वायनाड के उस जगह की, उस लोगों को रोज़गार वहीं का वहीं मुहैया किया जाए। एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल एस्टेट का, जो कि मुजफ्फरगढ़ में है। 19,500 एकड़ और 50,000 एकड़ से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट हो सकता है। वो हम G2G करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाइना के साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मार्केटिंग वो करे, जिसको डेवलप वो करे, जहाँ पर इंडस्ट्री जो रीलोकेशन होनी है वो उनके ज़रिए और पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जो है वो रोज़गार के मौके पैदा हो सके। वो अभी पाइपलाइन में है। मैंने बड़ी तेज़ी के साथ शुरू किया था, लेकिन दरमियान में जब रजीम चेंज हुई तो फिर ऑल टुगेदर तमाम चीज़ें चेंज हो गई। चेंज होने की वजह ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ अगर आप प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, फिर G2G होना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दरमियान में गैप था। एक कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी जी बड़ा मैंने इस पे फोकस किया, और मेरी ख्वाहिश थी और है, और मैंने इस पे काम भी किया है कि पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उस वक्त हम 36 कहते थे, अब तकरीबन 40 के करीब हो गए, कि इन 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसे डाई डाउन नहीं होने दिया जाए। मिसाल के तौर पे मुल्तान है तो वहाँ पर ब्लू पोट्री का बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, तो ब्लू पोट्री के उस क्लस्टर को बड़ा किया जाए, लोगों के इन्वॉल्व किया जाए, मैक्सिमम उस इंडस्ट्री की तरफ से लगाए। उसके लिए क्या था कि लोगों को पैसे दिए जाए, लोगों को कर्जा दिया जाए, और कर्जा भी इंटरेस्ट फ्री दिया जाए। तो इस मकसद के लिए तकरीबन 110 मिलियन जो है वो मैंने दिए, और मजीद अभी फिर आएंगे, फिर उनको देंगे। अच्छा जी, मुल्तान में तो ब्लू पोट्री है, डेरा गाजी खान के अंदर सिलाई कढ़ाई और ये तिल्ले वाले खुस्से और ये दूसरी चीज़ें हैं। सिल्ला वाली में चले जाए तो वहाँ पे फर्नीचर के ऊपर कार्विंग बड़ी खूबसूरत होती है, बड़े अच्छे वो डेकोरेशन पीसीज बनाते हैं, और अदरवाइज वहाँ पे काम बड़ा खूबसूरत होता है, फर्नीचर का काम होता है। फिर उससे आगे चले जाएं तो आप सरगोदा में आते हैं, तो सरगोदा में पता चलता है कि वहाँ पे ये बैकुलर, ये स्विचेस वगैरह, वो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त। सो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। तो मैंने कहा कि वाई नॉट के उसको क्लस्टरिंग करके उसको बड़ा किया जाए। उस मकसद के लिए हमने कर्जे देने शुरू किए थे, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जितनी तेजी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर नहीं की जा सकती। कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्या करता है, घर की बैठक के अंदर घर में बैठ के तो वो काम शुरू कर देता है। इसके लिए हमने आर्टिजन विलेज के नाम से 4, 5, 6, 7 नए सेंटर भी कोट अब्दुल मालिक में बनाया, अटक की तरफ जाकर बनाए, मुख्तलिफ जगह के ऊपर, ताकि आर्टिजन उधर भी आए, उधर बैठ के काम करें, लोग उधर आके ऑन जॉब उनको कहें कि जी ये हमें चीज़ चाहिए, ये बना दें, वहाँ सामान बनता है और दूसरी जगह पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके साथ कनेक्टिविटी थी, सामान बन रहा है, उसकी मार्केटिंग नहीं है। जो स्टूडेंट्स जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बिजनेस है, पढ़ के आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को डायरेक्शन ये दी गई कि आपने ये करना है कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, इनकी कनेक्टिविटी करवानी है। वो वहाँ पर जो सामान बन रहा है उसको सिलाई कढ़ाई कटलरी तमाम तरह का जो बन, उनकी कनेक्टिविटी करवा दें। ये लाएंगे ऑनलाइन, इसको अपनी वेबसाइट बनाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे, अपने सामान को बेच सकेंगे। आपके लिए भी रोजगार हो गया, डिमांड एंड सप्लाई भी क्रिएट होगी, उसको भी पैसे अच्छे मिलने शुरू हो गए। जिसको शायद मजबूरी के तहत अपने पर पीस के पीछे शायद 50 रुपये बचते हैं, पॉसिबिलिटी क्या 50 की जगह पे उसको 200 रुपये उसकी सही मजदूरी उसको मिलनी शुरू हो जाए। तो ये भी एक डिपार्टमेंट के अंदर क्रिएट किया गया सेल के आप इसको भी इस तरह से प्रमोट करें। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जाएं और जाकर स्टूडेंट्स को एजुकेट करें कि हम ये कर रहे हैं, आइए, आपको पैसे चाहिए, आप अप्लाई करें, पैसे हमसे लें, अपने आइडिया को फ्लोट करें, हमें अपना आइडिया बताइए, उस आइडिया को हम अमली जामा बनाएंगे, आपको कर्ज दे के, लोन को लेकर आप अपना कारोबार शुरू करें, फिर लोन वापस कर दें। फिर इससे क्या होगा, इकोनॉमी का एक पहिया जो है, साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तमाम आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो आती हैं, उसमें LDAs आते हैं, उसमें GDA आता है, गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ये सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो सारी आती हैं। फिर इसके साथ तमाम PHA, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ जो हैं, जो 10 के करीब है पंजाब के अंदर, वो सारी इसी डिपार्टमेंट के नीचे आती हैं। इस डिपार्टमेंट के नीचे जहाँ पे वासाज नहीं है वहाँ पे PHE है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या है, जहाँ पे वाटर सप्लाई, सीवरेज, सोलिंग वगैरह वगैरह छोटी मोटी सड़कें, वो सारी इसी डिपार्टमेंट के नीचे आती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके साथ इसके नीचे आबे पाक अथॉरिटी आती है। आबे पाक अथॉरिटी पीने का साफ पानी के हवाले से जो हुकूमत ने एक एक्ट पास किया है वो भी इसके नीचे आती है। इसके अलावा और भी इसके नीचे काफ़ी डिपार्टमेंट है जो कि क्वेश्चन के दौरान मैं शायद उसको बता सकूँ। गुलाम मुसद्दिक सर, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है और साथ में डिजिटल मीडिया का काम भी करता हूँ। तो सर ये अच्छी चीज़ है, आपने बताया कि इंडस्ट्री के हवाले से सारी चीज़ें। सर एक मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की आपने बात की, फ्री लॉन्चिंग हो गई, इसमें आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी का दौर है। अब आपने, मैं स्पेसिफिकली मुजफ्फरगढ़ से हूँ, साउथ से हूँ, तो मेरा कंसर्न थोड़ा साउथ से ही होगा कि वहाँ पे अब लोगों के पास रोज़गार नहीं है। कोई 10 पढ़ा हुआ है, कोई 8 पढ़ा हुआ है, लेकिन वो अब मजदूरी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसको आगे मोटिवेट किया जाए, आगे उसको टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आपने कहा टेक्निकल एजुकेशन में एक चीज़ ये है कि वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह के कोर्सेज नहीं कराए जाते। अगर कोई करा रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर करा रहा है, वो पैसे लेते हैं बहुत ज़्यादा, हफ्ता 10 दिन सिखाते हैं, उसके बाद उनको घर भेज देते हैं। क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जिसको मतलब कि आप जब तक आप अपने हाथ से बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे ज़रा आपको वो करना चाहिए। फ्रीलांसर के तौर पर जो आप बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर, तो शायद आपके पास फिगर हो, मैक्सिमम हमारी साउथ से जो बच्चे और बच्चियां हैं वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो साउथ इस मामले में बड़ा ज़रखेज़ है। बात आपकी रहेगी कि उन्हें टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, यस वहाँ पे इदारे हैं, जो कोर्सेज आपने कहे हैं वो करवाए जाते हैं। क्या उस मुतलका कॉलेज में करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे, ये चेक करने वाली बात है। उसको मैं चेक कर लेता हूँ। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम मैक्सिमम जो हैं वो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर आए, ये मेरी ख्वाहिश है। देखें, हम एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ तो जाते हैं, आप अपने बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं लेकर आते। हमारे पेरेंट्स घबराते हैं, लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये मैकेनिक है, ये कारपेंटर है, बाहर की दुनिया में चले जाएं। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कम पैसे कमा रहा है, जो लेबर है वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रही है। सियासतदानों का कसूर है, अवाम का कोई कसूर नहीं है। बच्चों को तालीम से हमने दूर रखा है, माँ बाप ने दूर नहीं रखा। माजरत के साथ, माँ बाप को अगर पता हो कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मैट्रिक तक तालीम जो है वो हुकूमत ने देनी है, तो हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं ना कर रही। तो अगर बच्चे को मैट्रिक तक ही आप पढ़ा दें तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। मैं तो फोकस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और टेक्निकल एजुकेशन में ही आईटी की एजुकेशन आती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। टेक्निकल इदारों के अंदर इस तरह के कोर्सेज भी हम लेकर आ रहे हैं कि जिससे मैक्सिमम जो हैं वो बच्चों को और बच्चियों को उधर किया जाए, और घर बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर वो इतने अपने घर के वसाइल बेहतर पैदा कर लेता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमें अपने लोगों को जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असबा अब्दुल्ला है। सर एक तो मुझे पूछना है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उसमें है कि ख़वातीन उसको रन करती हैं क्योंकि अचार बनाती हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। कर्जा जात वाली जो बात आपने बताई वो ओपन मेरिट पे तो है ही, क्या जो आपकी वजारत है उन्होंने ख़वातीन के लिए स्पेसिफ़िकली कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है कर्जा जात का? एक चीज़। दूसरा सवाल ये है कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इवन कॉटेज इंडस्ट्री को ही ले लें या बड़ी जो सनत है उसके बारे में हम बात करें, तो उसमें अब अमेज़ॉन जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना है, जिस तरह आपने एग्जांपल्स भी दी काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उसमें यह है कि क्या आपने आईटी हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन की? क्योंकि 2021 में अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में अपना जो था यहाँ पे काम करना शुरू किया था, लेकिन उसका आगे क्या हुआ वो
बहुत ज़्यादा वो एम्बिग्यूटी है उसमें, क्योंकि 2018 में भी अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में 2 नंबरियों की वजह से बंद कर दिया था। तो इस पे प्लीज़ थोड़ा सा बता दें कि क्या स्टेप्स लिए हैं। देखिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, मैंने जिस तरह आपको पहले रिक्वेस्ट की है कि कॉटेज इंडस्ट्री बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की, और इसके अंदर रोज़गार के मौके बड़ी स्पीड के साथ पैदा किए जाते हैं। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में लोनिंग छोटी की जाती है, मिसाल के तौर पे 4 से 5 लाख रुपया। सो ख़वातीन के लिए भी स्पेशली जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 5 लाख से 1 करोड़ रुपए के कर्जे के अंदर हमने ख़वातीन के लिए जो ऑपरेशनल कास्ट है वो 1% कम रखी है, और कोलेट्रल जो है वो 90-10 रखा हुआ है, यानी कि 90% हम डालेंगे, 10% आपने डालना है। और जो मर्दों के लिए है कि 20% मर्दों ने डालना है, 80% हमने डालना है। तो ख़वातीन को इनकरेज किया गया अपनी पॉलिसी के अंदर कि मैक्सिमम ख़वातीन जो है वो इसकी तरफ आएँ, रोज़गार की तरफ आएँ। एक तो ये होगी। दूसरी बात जो आपने कही अमेज़ॉन के ऊपर, देखें कानून साजी का अमल ही चीज़ों को लेफ़्ट राइट होने से रोक सकता है। देखें ना, मिन हैसुल कौम कोई भी चीज़ वो रिफ्लेक्ट करती है कि ये कौम अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। अगर हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर ही फ्रॉड करना शुरू कर दें, जो कि इंटरनेशनली बिलियन ट्रिलियन में कारोबार करवाती है लोगों का, तो वो फिर आप लोगों को सोचती है कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये किस जगह पर ये ठहरे हुए हैं। उस मकसद के लिए भी मैं समझता हूँ कि फेडरल, क्योंकि ये फेडरल आएगा मैटर, इसके लिए कानून साजी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी जराइम को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून और मॉनिटरिंग ये ज़रूर होना चाहिए। और अमेज़ॉन की अपनी होती है कि उसका अपना तरीक़ाकार है, वो क्या करता है, बट उससे पहले भी मेरा ख्याल है एक फ़िल्टर लगना चाहिए कि उस फ़िल्टर के ज़रिए चीज़ें जाए और पता हो कि ये इस बंदे की ये रजिस्ट्रेशन है, इस बंदे का ये मामला है, इस बंदे का ये बिज़नेस है, या जो भी वो चीज़। लेट से मैं कोई चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर रखता हूँ तो मेरा डेटा जो है वो तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए प्रिसाइसली, सो डैट कि अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी से करूँ तो वो तो मुझे फिर उस पूछ भी हो सके। सो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कानून साजी का अमल ही इन तमाम चीज़ों को रोक सके। आपके दौर में कितनी इंडस्ट्रीज़ लगी और नून लीग के दौर में कितनी इंडस्ट्री लगी? हाउसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपने ही बताया, पाक व्यू सोसाइटी का। उनमें जो 15-20 हज़ार लोग बेचारे फाइलें लेकर बैठे हुए हैं, उनको अल्टीमेटली रिलीफ तो रियासत ने देना है, पंजाब हुकूमत ने देना है। तो उस रियासत ने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि बेचारों को कहीं और अकोमोडेट किया जाए या उनकी कुछ रिकवरी करवाई जाए, या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म शुरू किया है? और हम तो डर रहे हैं कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, खान साहब बड़े असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो लोग बेचारे किधर जाएंगे? उसके अलावा एक और कल्चर है मियाँ साहब कि यहाँ पर फ़ाइलें बिकती हैं और फाइल के ऊपर कोई रियासत की गारंटी नहीं होती। अगर रियासत एक सिंपल लेजिस्लेशन कर ले कि कोई भी फाइल 1200 वाले स्टाम्प या 2000 वाले स्टाम्प के अलावा नहीं बिक सकती, तो ये पंजाब हुकूमत के लिए, बाकी सूबों के लिए अरबों रुपए की एक इजाफी फंडिंग है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पिछली हुकूमत ने अच्छे खासे रकबे को रिट्रीव करवाया था, तकरीबन कोई 2 लाख एकड़ कहा जाता है, 500 अरब रुपए की उसकी गैर कानूनी जो तामीरात गिराई गई थी, वो लैंड रिट्रीव हुई थी। वो ज़मीन कहाँ गई? उस ज़मीन का कुछ आउटपुट निकला है या बस उसको छोड़ दिया गया? क्योंकि कई इलाकों में कब्जे दोबारा हो चुके हैं। आया उस लैंड को जो रिट्रीव करवाई गई थी बुज़दार दौर में, डिमार्क करके किसी अच्छे काम के लिए या लोगों को इवन दिया जा रहा है, क्योंकि वो ज़मीन लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं करते, लोगों को दोबारा नहीं देते, तो उसी तरह कब्जा माफिया के हाथ में दोबारा जा रही है जिस तरह पहले थी, और आप अगले टेन्योर में आके फिर ऑपरेशन करेंगे और लोग सब कुछ दोबारा देखेंगे। थैंक यू। आपके सवाल के काफ़ी पार्ट हैं, आई विल ट्राई कि मैं तमाम को एड्रेस कर सकूं। सन 2008 से लेकर 18 तक जब नून लीग की गवर्नमेंट रही तो उसने सिर्फ 18 से 20 फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद के अंदर लगी हैं। हमारे दौर के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300, ये सिर्फ मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज के वो सी पैक का हिस्सा हुआ और उसके बाद वो वगैरह वगैरह, और वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। एक तो कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट खुद बनाती है और उसके अंदर लोगों को ऑफ़र करती है। कुछ लोग अपनी फैक्ट्रियाँ खुद भी लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हायर वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, ओरिएंट वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, बाकी लोग भी अपनी, गनी वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। तो एक तो ये है कि मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ कि मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर पिछली हुकूमत की 20 फैक्ट्रियाँ नहीं थी, 18 से 20 थी। मेरे 3.5 साल के अंदर वो तकरीबन 300 के करीब पहुँच गई हैं, 275 से 300 के दरमियान, और तकरीबन
$1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आई है। वो भी एक बहुत बड़ा था कि $1.5 बिलियन जो है वो छोटी अमाउंट नहीं थी हमारे लिए कि वो वहाँ पर आई है। कई जगहों पर जो हमारी लैंड रिट्रीव हुई है, जैसे चीचावतनी के अंदर, तो वहाँ पर हम जो हैं वो इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट ने अपने लैंड डेटा जो है बैंक, उसके अंदर उसको डाल लिया है कि इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जब आप लैंड रिट्रीव करते हैं तो फिर लोगों के जहन में आ जाता है कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, अब इस तरफ नहीं जाना। सो अभी भी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे कब्जे हैं, ये नहीं है कि यही वाली थी, इसके अलावा कुछ है नहीं, वो एक प्रोसेस है। तो वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है कि सारे एक पेज पर होते हैं सारे इदारे, और फिर उसको लैंड को रिट्रीव करके गवर्नमेंट के लैंड डेटा जो बैंक है उसमें डाल दिया जाता है कि किस वक्त कौन सी ज़मीन वहाँ पर क्या होगी। कई जगहों पे ऊपर आप कह सकते हैं कि हाउसिंग, गवर्नमेंट की जो हाउसिंग सोसाइटी एम्प्लॉयज़ के लिए, शायद वो भी उस पर 2-1 जगहों पे बन रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से आपने किया। देखिए, मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को एजुकेट करती है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और मकसद ये था कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। अच्छा, ये सिर्फ एक का नहीं है, एक सोसाइटी का मसला नहीं है, एक्शन सबके खिलाफ, एक्शन के लेवल है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अप्रूवल से पहले काम शुरू कर दिया, उनकी ज़मीन बनती है, ब्राउन एरिया है, ब्राउन का मतलब जहाँ पे कॉलोनीज़ बन सकती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने एक्सेस, जिस तरह आप कह रहे हैं, फार्म के ऊपर ही बेच दी हैं। मिसाल के तौर पर 100 प्लॉट की थी और उसने 1000 बेच दिया, पूछे किसी ने नहीं। अब वो उसने इस लिहाज से कि मैं 100 की जगह पे 1000 कर लूँगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करूँ, वो क्या कर रहा है, पैसे लोगों के ले रहा है, उस पैसे से ही आगे इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जिसने इतनी एडवर्टीजमेंट की है, इतनी एडवर्टीजमेंट की है कि उसका झूठ भी सच नज़र आता है। जो पार्क व्यू के हवाले से बात हो रही है वो ये है कि 765 कनाल जो ब्राउन ज़मीन है जहाँ पर सोसाइटी LDA से पास है, उसके अलावा उनके पास 1 इंच ज़मीन भी ब्राउन नहीं है। और मैं बार बार आके कह रहा हूँ, उसके बावजूद लोग ख़रीद रहे हैं। अब मुझे बताएं मेरे पास कौन सा मैकेनिज़्म है मैं बता सकूँ। ये 250-300 अरब रुपए का जो फ्रॉड है, आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं एजुकेट कर सकता हूँ आपको। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि सर प्लीज़ जहाँ पर भी लें LDA की वेबसाइट ज़रूर देखें, क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है। किसी जगह पर ये सोसाइटी अप्रूव नहीं है, ना हमारे पास पेंडिंग है। LDA के पास 2012 में आई, रिजेक्ट होगी। मास्टर प्लान 2004 के तहत यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बन सकती, रिजेक्टेड। एप्लेंट फोरम के पास गए, हाउसिंग के पास, सेक्रेटरी हाउसिंग के पास, रिजेक्ट। कि इनकी जो अप्रूव्ड है उसके अंदर जो मॉर्गेज प्लॉट हैं वो भी आज तक गवर्नमेंट को नहीं दिए। चले वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक, वो भी बेच दिए, नहीं बेच सकते। ठीक, पहले रहन रखने होते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाती है फिर उसको वापस ले लिया। ये हुआ ही नहीं, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, और मैंने डिटेल भी आप लोगों को सारी बता दी। अब यहाँ पर पार्क व्यू के हवाले से ये है, जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पर ये चली गई है। अभी 30,000 क्यूसिक आपका आया है, वो सैलाब का जो पीछे है, ये सारी सोसाइटी, और 1 लाख आ जाता तो फिर क्या होता। लोगों के घर भी गए, कोर्ट में केस है, हमें मना किया गया कि आपने ये नहीं करना। मैं तो एक खास हद तक जाऊँगा ना, मेरा कोई पर्सनल मैटर तो है नहीं सर, पब्लिक का मैटर है। तीसरी बात, आपने बड़ी ठीक बात की है। मैं इस प्रपोजल को डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विद द डेवलपर्स कि वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। फार्म की बजाय स्टाम, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आए और फिर उसके बाद उसकी रजिस्ट्री। यहाँ पे फार्म पे ज़मीन देते हैं, वो घर बना लेते हैं, नीचे वाली ज़मीन किसी के नाम पे है, वो बैंक से जाके कर्जा ले लेता है, मकान ऊपर आपका मेरा बना हुआ है, मुझे पता ही नहीं, जहाँ पर मैं ईंटों से मकान बना लिया इसके नीचे ज़मीन मेरी नहीं है बल्कि बैंक की है। ये भी एक बहुत बड़ा, और ये पार्क व्यू के अंदर हुआ है। सो ये आपकी सजेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसको इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन अथॉरिटी मीटिंग। देन मैं जो पंजाब के डेवलपर्स हैं उनके साथ भी करूँगा कि ये किस तरह से आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक जो है वो सिलसिला भी हो जाए, और लोगों के पास, जिसके पास फार्म ना हो बल्कि एक ताकत हो कि जो कानूनी उसके पास पेपर आ जाता है, जिसके बाद कल को वो क्लेम कर सकता है। मियां साहब, 3 सवाल है मेरे। हमारे पाकिस्तान में सरमायाकार भी हैं, पैसा लगाना भी चाहते हैं, और आप जैसे लोग भी हैं जो उनको आगे लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ असम्बल होती हैं, बनती क्यों नहीं है, हम सिर्फ मेहरान पे फंस के रह गए हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल हाउसिंग के हवाले से, उनमें एक बहुत बड़ा मसला है,
उनके पास अगर नाला है या नहीं है, वो लाइनें तो बिछा देते हैं, लेकिन वो सीवरेज का पानी कहाँ जाएगा, ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तीसरा जो सवाल मैं करना चाहता हूँ वो ये है जनाब कि नईम खान और जहांगीर तरीन, ये दोनों आपके बीच के आदमी रहे हैं, साथ आप लोगों के साथ रहे, तहरीक इंसाफ में रहे, अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उनका टारगेट यकीनी तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि पहले तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही होंगे, जो अंदर के लोग हैं। इनका सद्देबाब कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे, कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस बारे में? नंबर एक तो इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ असम्बल हो रही हैं और जो पॉलिसी ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो आई है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल से, अगर हम उसको स्टडी करें तो उसके अंदर इसका रोड मैप भी दिया गया है। फर्स्ट फेज़ में तो वो इंपोर्ट करते हैं, जो करके लोगों को दिखाते हैं, सड़क पे लेकर आते हैं, चलाते हैं ताकि लोग उसको देख सकें। सेकंड ये है कि वो असम्बल करेंगे, कितने अरसे तक करेंगे। थर्ड फेज़ में ये है कि उन्होंने जो पार्ट्स बनाने हैं वो कितने % पार्ट्स इधर बनेंगे और कितने % बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं वक्त के साथ। वो तमाम पॉलिसी वहाँ पर दर्ज है और उसके मुताबिक ही फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है, उसको उसी तरह ही उनको रखना चाहिए उनका, ताकि एक फेज़ के अंदर वो उसको कंप्लीट कर लें और आने वाले वक्त के अंदर वो मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बननी शुरू हो जाए। सर, इंडिया बना रहा है और आप समझे कि हमारे यहाँ पे जब बाहर से कोई गाड़ी आती है तो 200% बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा टैक्स लगता है। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो टैक्स लगाया जाता है और टैक्स लगाने का एक ख़ास पर्पज़ होता है। देखें, जो चीज़ मुल्क के लिए जिस वक्त ज़रूरी हो उस वक्त उस लिहाज से इसको लिया जाता है। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उस पर को टैक्स कम से कम रखा जाए। गाड़ी शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शायद दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पर उसको टैक्स ज़्यादा रखा जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसको नहीं ट्रीट किया जा रहा और उसको वैसे ही कि नाला जा रहा है उसमें डाल दिया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। एट द टाइम ऑफ अप्रूवल जो अपना वो सारा सिलसिला देते हैं, हम उसको अपने वासा को भी कहा है कि इसको टैक्स नेट में लेकर आएँ, ये किस तरह से अपने पाइप को आपके पाइप के साथ जोड़ के तो उसको आगे कर देते हैं और अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे वो चार्जेस वसूल करते हैं और चार्जेस वासा को नहीं देते। इसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। पिछले दिनों में मैंने मीटिंग की है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 50 करोड़ से रेवेन्यू को तकरीबन 77 करोड़ के करीब जो है अपना रेवेन्यू लेकर गया हूँ और इसी तरह लेकर गया हूँ। तीसरी बात, दोनों शख्सियात शायद मिलकर कोई पार्टी बना रही हैं। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक शख्सियत का शायद दूसरी शख्सियत के साथ वैसे नहीं बनती। बड़ी पार्टियां बनी हैं सर, पीपल्स पार्टी भी टूटी थी, बड़ी बनी थी, आज उनकी सूरत हाल देख लें। पीटीआई के अंदर से निकल के कोई ये चाह रहा है कि जनाब में पैसे के जोर, पार्टियां पैसे के जोर पे नहीं बनती होती, नजरिए के तहत बनती है पार्टी। अगर तो नजरिया नहीं है तो पार्टी तो नहीं चलेगी। पैसा होगा आप लगा लें, आप क्या कर लेंगे, 2 अच्छे फंक्शन कर लेंगे, 3 कर लेंगे, लेकिन आपके पास नजरिया ही नहीं है। अगर पीटीआई 26 साल अगर चली है तो वो एक नजरिए पे चली है, तो नजरिए के तहत ही एक बंदे से आज ये करोड़ों बंदों में शिफ्ट हो गई है। तो वो क्यों हुई है? क्योंकि एक नजरिया है, लोग नजरिए को वोट देते हैं। सर, मेरा नाम जिब्रान कुरैशी है और मैं पीजी प्राइम से डिजिटल चैनल से हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि रिजीम चेंज के बारे में तो सबको पता ही है, तो आप भी पंजाब से थे, तो मेरा ये पूछना था कि अभी पिछले दिनों खान साहब ने कहा है कि बाजवा ने प्रेशराइज़ किया था इस चीज़ के बारे में कि आप लोग उस्मान बुज़दार को हटा के उनको लेके आए अलीम खान को। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मशवरा कैसा था? देखें, सियासी फैसले सियासी लोगों ने करने होते हैं। लेट्स से मेरी पार्टी फैसला करती है कि मुझे मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, मेरे जगह किसी दूसरे को होना चाहिए, तो पार्टी बेहतर महसूस करती है ये परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता। सो सियासी फैसले हमने ही करने हैं। वो पंजाबी कहते हैं कि अपने बाल किसी के हाथ फड़ा देंगे ना तो फिर काम कोई नहीं चलना और तुम जिधर मर्जी रोएगा। तो अपने बाल किसी के हाथ नहीं देने चाहिए, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जितना टाइम बुज़दार साहब के साथ गुजरा है 3.5 साल, मैं भी एज ए मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ उनके साथ रहा हूँ, उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ। काम करने का जो मज़ा आया ना वो इस लिहाज से कि जब आप अपने मिनिस्टर को पावर्स देते हैं, पावर्स दे के
फिर आप उसे कहते हैं अब डिलीवर करके मेरे पास आई, वैसे ना आई। इस दौर के अंदर भी अब जब मैं बैठा हुआ हूँ, यही है कि हमारे पास पावर्स हैं। मैंने कोई लेट्स से कोई पॉलिसी बनानी है, मैंने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, सवाल जवाब मैंने अपने सेक्रेटरियों से करना है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने करना है। तो मैंने परफॉर्म करना है या नहीं करना, फिर पार्टी ने उसके ऊपर मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेनी है कि इसने डिलीवर क्या किया। अगर मैंने डिलीवर किया है तो पार्टी ने मेरे पे एक और भरोसा करते हुए, मेरे पे एतमाद करते हुए मुझे एक और बड़ा पोर्टफोलियो जो कि बहुत ही बड़ा है वो मुझे दिया गया, ये भी आप करें। तो ये पार्टी की मेहरबानी है। पार्टी ना भी दे तो पार्टी की मर्जी है, पार्टी मुझसे बेहतर किसी को समझेगी। वो पार्टी के लीडर का, कप्तान का इख्तियार है कि कप्तान ने किसको किस जगह पर खिलाना है, नंबर 1 खिलाना है या 11वें पे रखना है, या इसको आज बाहर बैठाने के लिए 12वें पे सिर्फ पानी लाने के लिए रखा हुआ। ये कप्तान की मर्जी है, सीधी सी बात है। सो मैं ये समझता हूं कि बुज़दार साहब के दौर के अंदर जो काम हुए उनकी भी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन एक कमी रहेगी कि हमारी जो प्रोजेक्शन थी वो नहीं हम कर सके। जितने भी अच्छे काम हुए, हम एक चीज कि हमने मीडिया पे नहीं जाना, हमने नहीं देना इश्तिहार, हमने अखबार में नहीं जाना, हमने कुछ नहीं करना, हम जो करेंगे हम परफॉर्मेंस करेंगे, ये पैसे बचाएंगे हम हेल्थ में देंगे, ये पैसे बचाएंगे हम एजुकेशन में देंगे, ये पैसे बचाएंगे हम किसी और जगह पे लगाएंगे। तो हम इन्हीं चक्करों में रहे हैं। अगर जिस तरह पहले नून लीग करती रही है, मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूं, कोई एक डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा जो बुज़दार साहब के दौर में था जिसके अंदर रिफॉर्म्स ना हुई। रमजान के अंदर हमने बड़े पैकेज दिए जो वो 12-12, 13-13 अरब में करते थे, हमने वही काम जो है वो 4-4, 5-5 अरब में करके दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ आमिना आज़मत, मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ। और सेकंड मेरा एक सवाल है कि आपने बहुत ज़्यादा बात की कि हमने इंडस्ट्रीज़ पे काम किया है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। माहौल, इंसान का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो माहौल पे क्या काम कर रही है अभी जो मौजूदा है? क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत हाई अलर्ट पे है लाहौर में, और इस पे पूरी दुनिया में बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बात नहीं होती। हमारा जो मीडिया है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्यों नहीं बात करते इस पे? थैंक यू। हमने लाहौर को कंक्रीट बना दिया, ऑरेंज के लिए वो कंक्रीट का पूरा शहर बना दिया, मेट्रो के लिए कंक्रीट बना दिया, हर चीज ट्री कटिंग आ रही है तो चक्कर ही कोई नहीं, काट दो, कोई मसला नहीं है। और जो बंदा पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहा है, जिनका नाम इमरान खान है, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। तो जितना काम इमरान खान ने ट्री प्लांटेशन पे और इन्वायरमेंट के ऊपर किया पाकिस्तान के अंदर, आज तक सारे वजीर आज़म मिला लें किसी एक ने भी नहीं किया। सबको मिला लें, अकेले एक तरफ है और वो एक तरफ। ये जो ईंटें बनाने वाले जो भट्टे होते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर किसने शिफ्ट करवाया? वो इमरान खान की गवर्नमेंट में ही हुए ना, कि आपने जिग-जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको शिफ्ट करना है, लेकर जाना है। और अभी भी ट्री प्लांटेशन के हवाले से मेरे लाहौर के अंदर जो टारगेट मैंने जब, क्योंकि पीएचए मैंने बताया कि हाउसिंग के नीचे आता है, तो मैंने उनसे प्रेजेंटेशन ली कि उन्होंने कहा जी दरख्त जो लगेंगे वो 1.5 लाख दरख्त लगेंगे इस 3 माह के 4 माह के अंदर। मैंने कहा नहीं, 1.5 लाख तो मैं 1.5 लाख चक्री कोई नहीं है, इसकी तादाद बढ़ाएं। 5.5 लाख पे लेके गया, 3 लाख से ज्यादा लग चुकी है, जो कि आज से तकरीबन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले मुझे रिपोर्ट दी गई है। और बताए, और अगली बात उसको चेक किया जाएगा। उसको चेक कौन कर रहा है? अर्बन यूनिट और आईटी वाले। दरख्त लगा है तो दरख्त कहां लगा है? मैंने उन्हें कहा कि आपने जो पौधा लगाना है ना, वो कम से कम 4 से 5 फुट का होगा, इससे छोटा पौधा नहीं आप लगाएंगे। और बाकायदा उसकी टैगिंग होगी, और जियो के जरिए जो मैपिंग होती है उसके जरिए उसको देखा जाएगा यहाँ पे कितने पौधे लगे हैं, क्योंकि पता चल जाता है 1 महीना पहले क्या पिक्चर है, 2 दिन बाद क्या है, 1 घंटा बाद क्या है। मैंने कहा जी आपने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जहां पर अवेलेबल है, उनके अंदर स्पेस है, उन्हें कहे पौधे लगाएं, नहीं तो खुद जाके लगाएं। रिंग रोड के इर्द गिर्द पौधे लगाएं। मुझे 5.5 लाख का टारगेट आपने पूरा करके देना है, और वी आर ऑन इट। ये सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह मैंने मीटिंग तमाम पीएचए के साथ मिलके की, और मैंने कहा कि जीटी रोड के ऊपर भी जिस पीएचए पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के इलाके में वो एरिया आता है, वहां पर प्लांटेशन करें। सवाल यह है कि जब आप अलीम खान साहब को एक्सपोज कर सकते हैं, तो जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, जो जनरल बाजवा के समधी हैं साबिर मिट्ठू साहब, जो जनरल बाजवा के ससुर हैं जनरल एजाज अमजद साहब, ये दोनों जो हैं इनके पार्टनर थे, और जो असल पावर इनके पीछे ये थी। आप उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते? आप उन पर बात क्यों नहीं करते? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये बताइएगा कि जब तक अलीम खान साहब आपके साथ थे, इसी मनसब पर, इसी ओहदे पर, आप वो
थे जिस पे आज आप हैं। तो जब तक वो यहाँ पर थे तब भी एलडीए ने आपको बताया होगा कि उनके क्या मामला है, उनकी क्या करप्शन है, तब आप उन पे बात क्यों नहीं करते थे, तब आपने उनको क्यों नहीं पार्टी से निकाला। तो इसका मतलब यही है कि जब तक लोग आपके साथ हैं, वो जितने मर्जी करप्ट हैं वो आपके साथ हैं तो ठीक है, जब आपके मुखालिफ होंगे तो फिर आप उन पे बात करेंगे। पहला सवाल आपका सही इंफॉर्मेशन पे मबनी नहीं है। उन बंदों का दूर दूर तक आपस में पार्टनरशिप का कोई तरह, मैं किसी की ना तो वजाहत कर रहा हूँ ना मैं किसी का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है एज ए मिनिस्टर, एज ए सिटीजन ऑफ लाहौर। उन दोनों का दूर दूर तक आपस में कोई नहीं है, बल्कि दोनों की शायद आपस में लड़ाई भी है। पहली एक बात यह है कि यस 2012 में भी जब ये सोसाइटी ली गई, उससे पहले ली गई 9 में 10 में, उस सोसाइटी का हद तक बात ठीक थी। मतलब आपकी मेरी दोस्ती है, मैं रोज़ाना आपको बैठ के कहता हूँ मेरे साथ यार ये ज्यादती हो रही है, हालांकि वो ज्यादती नहीं हो रही, और मैं वही आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बताता हूँ, रोज़ाना बताता हूँ और आप तक सही बात भी नहीं आने देता। और मैं कहता हूँ देखे जी मेरे साथ ज्यादती होगी, देखे जी मुझे तो शहबाज शरीफ ने मुझे फिक्स कर दिया, देखे जी मुझे हमजा ने फिक्स कर दिया, देखे जी मुझे वो फिक्स कर दिया। हम तो यही सुनते रहे, और शायद जो पिछले थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बात कर सकते। अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी है तो मैंने तो बात की है। मैंने अगर कहीं बात गलत की है तो बताया जाए। उन्होंने आगे सही बात नहीं बताई, उसकी अपनी वजूहात होंगी। मुझे मिनिस्टर बनाया गया, फिर मैंने आके स्टडी किया तभी मुझे पता चला, उससे पहले तो मुझे कोई नहीं पता था। क्या तरीन साहब जो थे उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ कब हुआ? सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, खान एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और वो यही चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इर्तज़ा भट्ट है और मैं एक डिजिटल चैनल आरपी प्रोडक्शन से काम करता हूँ। सर 3 आइडियाज़ हैं जिस तरह खान साहब ओवरसीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ओवरसीज़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन अगर आप देखें महंगाई भी सिर्फ ओवरसीज़ की वजह से पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि जो मकान जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है ओवरसीज़ वाले उसको 1 करोड़ में खरीद लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की कीमत जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये। दूसरी बात यह है कि खान साहब को चाहिए कि इन ओवरसीज़ को फ़ायदा भी लें इनसे। इस वक्त 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं जो हर साल $2 बिलियन पाकिस्तान में भेजते हैं। अगर खान साहब इनसे रिक्वेस्ट करें कि 9 मिलियन जो ओवरसीज़ हैं अपने साथ पाकिस्तानी लोगों को अपने पास बुलाएं, वहाँ पे जो भी इनके वीज़ा एक्सपेंसेस आते हैं वो उनसे कवर करें बाद में, तो हमारी ये जो रेमिटेंस जो हमें 2.9 बिलियन आ रहा है वो हमारा 4.9 बिलियन पे पहुँच जाएगा। और तीसरी बात सर ये है कि जिस तरह आपने प्राइस के लिए एक ऐप बनाई है, इस तरह कोई ऐप ऐसी भी बनाए जिसमें आप तमाम एरियाज़ के जो भी स्कीम्स हैं उनकी एक कीमत हो वहाँ पे, कि यहाँ पे घर 50 लाख रुपए का है तो 50 लाख का ही बिके, वो 1 करोड़ या 2 करोड़ का ना बिके। और जो चौथा मसला जो आ रहा है वो किराएदारों के लिए बड़ा अहम आ रहा है कि किराएदार जो जिनके मकान अपने हैं वो किराएदारों से अपनी मन मर्जी के पैसे लेते हैं। कोई 40,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, तो कोई 60,000 रुपये ले रहा है। और कोई ऐसी ऐप हो जिसमें ये तयन किया जाए कि सब्ज़ादार के इलाके में 20,000 का किराया बस कम होगा, 3 मरले मकान का, शादबाग में 10,000 रुपया होगा, तो जो किराएदार लोग हैं उनको भी रहने में आसानी हो। ये सर कुछ है। डिमांड एंड सप्लाई होती है। एक घर होता है 5 मरले का, वो घर बिकता है 1 करोड़ रुपये का। एक 5 मरले का घर होता है वो बिकता है 2 करोड़ रुपये का। कोई वजूहात होती होंगी ना। उसने 5 मरले का घर बनाया, सिंपल बना दिया। उसने 5 मरले का घर बनाया, उसके अंदर पता नहीं उसने क्या कुछ लगा दिया। तो ये चीज़ें ये आप तयन नहीं कर सकते। आप फ्री इकोनॉमी के तौर पे चलते हैं। आप ये नहीं है कि आप फिक्स करना शुरू कर दें, आप कर ही नहीं सकते। बाहर जाने नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौके पैदा करें। अगर मेरा सारा ब्रेन ड्रेन बाहर ही होना है, सारे बाहर ही चले जाने हैं, तो मेरा मुल्क कैसे चलेगा? मेरी राय है कि यहाँ पर मौके हमें पैदा करने चाहिए। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी उस टैलेंट को देनी चाहिए जो टैलेंट कुछ कर सकता है, और वो बेचारा बाहर जाकर तो कर ही लेगा। लेकिन व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? हमारी हरकतों की वजह से, सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान इस दलदल में घुसा हुआ ना। ये अवाम ने तो नहीं डाल दिया। सियासतदान भी ठीक हो जाए, अदारे भी ठीक हो जाए, कोई उठा काम नहीं करेगा। जो किराए वाली बात है सर, वो भी इसी तरह ही है। अब देखें, आप कह रहे हैं 70,000 का मैं 5 मरले का किराया कर दो। मैंने इतनी मुश्किल से घर बनाया, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ लगाया आपके टेस्ट के मुताबिक, मैं उसका 50,000 मांग रहा हूँ। एक ने बिल्कुल ही उसको थका हुआ घर बनाया, वो मांग रहा 20,000, तो 50 वाले को 20 पे कैसे लेकर आएंगे? रेमिटेंसेस के हवाले से आपकी बात ठीक है कि उसको बड़ी है, वो आपने अच्छी पॉलिसी डिजिटल पाकिस्तान जो बनाया है, रोशन डिजिटल पाकिस्तान, तो उस हवाले से फिर आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है 32 बिलियन आपकी हुई है, तो उसकी वजूहात होंगी ना।
अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली अपने मुल्क में ही पैदा होनी चाहिए, लेकिन अब कैसे वो होंगी जब आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जितनी भी रेटिंग्स हैं आपकी वो नेगेटिव में चली गई हैं। मूडीज़ की रेटिंग तो बड़ी मुश्किल है इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट का आना, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी और ही लेवल पे चली गई है। सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो जितनी भी हम बातें कर लें वो बड़ा मुश्किल होगा उसको लाना इन्वेस्टमेंट को। दूसरा, मैं थोड़ा लोकल सवाल की तरफ आऊँगा, पुलिस के किरदार की तरफ आऊँगा। बुज़दार साहब के दौर में हमने एक तो बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि नाके ख़त्म हो गए थे, और मेरे अपने जानने वाले मेरे कुछ दोस्त थे और रिश्तेदार थे, वो कहते थे पुलिस वाले कि यार अब टॉर्चर इन्होंने इसको बंद करवा दिया बुज़दार हुकूमत ने, अब हम क्या करें। तो अब वापस हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं शुक्र है परवेज़ लाई आया है तो हमारा वो ज़रा टैका भी वापस आ गया पुलिस का, और नाके भी शुरू हो गए हैं, और फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो इसका मैं जवाब जानना चाहूँगा। थैंक यू। मेरे पैसे बाहर पड़े हों और एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर मैं जाके बाहर बातचीत ये करूं कि मेरे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ पर बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आगे मुझे ये कहें कि जनाब अपने भी तो वापस ले जाओ। पहले मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर हर कोई उड़ के आपके आता है। यहाँ पे इकोनॉमी की जो जंग है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि जनाब हर कोई किसी हर जगह पर जा सकता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो और उसको पता हो मेरे पैसे यहाँ पर ज़ाया नहीं हो, सो एक ऐसी लीडरशिप जो कि ट्रस्ट वर्दी हो और जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हो, और जिनको पता हो कि हम जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, यहाँ ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसको खुद पैसे की लालच नहीं है, जिसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर यही हैं, चंद एक निकाल के जिन्होंने बाहर दुनिया में पैसे रखे हुए हैं और जिनके साथ जो बुरे हालात हुए हैं वो एक अलग है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि आपकी जायदादें भी बाहर हों, आपकी औलादें भी बाहर हों, आपका सारा कुछ बाहर हो, और आपके क्या ये पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें। कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता, और ऊपर से स्टैम्प भी हो कि मुस्तनद ये डाकू भी हैं, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात देखें, जो नाका सिस्टम होता है ना, जो कहीं ना कहीं पिकट लगती है, कहीं लगते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि अल्लाह ना करे इस शहर के अंदर कोई मसला मसाइल ना हो जाए, लिहाजा थोड़ी सी डेटर्स करने के लिए ये सिस्टम किया जाता है ताकि हालात को काबू में रखा जाए और कोई मसाइल ना हो। दूसरी चीज़, फिज़िकली टॉर्चर के बारे में कभी भी किसी लिहाज से भी इस चीज़ को एक्सेप्टेबल और प्रमोट नहीं किया जा सकता। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल इसके हक में नहीं जाता। किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी को फिज़िकली असाल्ट करे किसी तरह भी। सर मेरा नाम खलील अहमद है, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से। सर मुझे थोड़ा इस चौलस्तानी पट्टी के बारे में, ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट भावलनगर है और इसके रिलेटेड एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे पानी की कमी काफ़ी सारी है, ना सिर्फ नहरी पानी की कमी है बल्कि पीने वाला पानी उसका जो TDS है वो भी 1000 से ऊपर है। तो इसमें एक सजेशन तो सर ये है कि अगर जैसे फ़िल्टर प्लांट होते हैं, अगर लोगों को लॉनिंग की जाए कि वो फ़िल्टर प्लांट लगा सकें तो हो सकता है कि इससे हुकूमत को भी फ़ायदा हो और वहाँ की लोकल जो एरियाज़ हैं वहाँ को भी फ़ायदा हो। और दूसरी ये है कि वो चौंका चौलस्तानी एरिया है, तो उसमें सर ये है कि अगर कैटल फार्म भी बनाए जा सकते हैं, कुछ 1, 2 या 3 गाय या भैंसें ऐसे लोगों को दी जा सकती हैं। गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये हुआ कि करप्शन की नज़र हो गया, वो सारे जो कैटल फार्म थे वो बंद हो गए और अभी वो पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो काइंडली सर अगर इस बारे में लॉनिंग की जाए और फिल्ट्रेशन प्लांट के बारे में लॉनिंग की जाए। और दूसरा ये है कि वो चूँकि काटन बेल्ट है और गंदम का एरिया है, तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आटा पीसने वाली चक्कियाँ जैसे छोटी इंडस्ट्री या इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो भी हो सकता है। तो सर अगर ये काइंडली 3 चीज़ों के बारे में अगर आप ब्रीफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, जो आपने पीने के साफ पानी की बात की है, क्योंकि आब पाक अथॉरिटी जो है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के नीचे आती है। 3 महीनों में जब से गवर्नमेंट आई है 1000 प्लांट मैंने पूरे पंजाब में फ़िलहाल लगा के देना था, जहाँ पे खारा पानी है या पानी नहीं आता या पीने के काबिल नहीं है या बीमारियाँ ज़्यादा है पीने के पानी की वजह से। क्या ये इस चीज़ का हल है? आंसर इज़ नो। लेकिन फ़िलहाल ये किया जा रहा है इसलिए ताकि लोगों को कोई फ़ायदा पहुँच सके। फैसलाबाद में, कसूर में, पिंडी में, मुल्तान में, डेरा गाजी खान में, 5 शहरों के अंदर मुझे तमाम जगहों पर मैं ये कह सकूं कि यहाँ पे 100% आबादी को मैंने पीने का साफ पानी दे दिया। अगर 5 एक यूसी के अंदर प्लांट लग जाए तो पीने के पानी के हवाले से मेरा ख्याल है मामला काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है। स्पेशली आप जैसे
फरमा रहे हैं कि आपके इलाके के अंदर बहावल नगर के अंदर जो है पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, तो उसको पीने के काबिल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला वही है कि हम वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगा दिया जाए और उसको किया जाए। कैटल फार्मिंग के हवाले से बात की है। इस मकसद के लिए एक वक्त में स्कीम भी शुरू की गई थी कि वो डिफरेंट स्कीमें आती रहती हैं कि अभी भी मैं कहता हूँ कि 2 तरह की आपकी इकॉनमी है, एक आपकी रूरल इकॉनमी है, एक आपकी अर्बन इकॉनमी है। जो अर्बन इकॉनमी है वो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए। जो रूरल इकॉनमी है उसके अंदर अगर आप इन चीज़ों को डबल कर देते हो लोग, और जो कि मेजर पार्ट होती है आपकी जीडीपी का, तो अगर जो लाइफ स्टॉक है वो भी जीडीपी में अपना रोल प्ले, मसलन मीट के हवाले से, मटन के हवाले से, चिकन के हवाले से, ये तमाम अपना हिस्सा डालते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया और योर मोबाइल जो डिवाइस है जिसके ऊपर पूरी दुनिया है। आपने दुनिया का कोई चैनल देखना है, उधर जाएं वो चैनल देखें। सो चीज़ें तेज़ी के साथ जो हैं वो तब्दील हो रही हैं और हो चुकी हैं, लिहाजा हमें भी थोड़ा सा जिद्दत पे आना पड़ेगा। तो मैं तमाम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला सेशन इंशाल्लाह आपके साथ मैं करूँगा। मज़ीद जो आपकी सजेशंस हैं, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं करूँगा और बड़ा इंटरेक्टिव होगा। तो मैं आखिर पर एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने बड़ा टाइम दिया और मुझे भी मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया जी।